डियर स्टूडेंट्स, एल्केन का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम आज अपने इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं एल्केन के टॉपिक में अपक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता अर्थात रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। अपक्रियाशीलता किसी एक अभिकर्मक की क्या है कि वो किसी एक अपक्रिया में कितना अधिक क्रियाशील है, और वर्णनात्मकता क्या है कि अपक्रिया में जो क्रियाशील अभिकर्मक हैं वो कितना वर्णनात्मक रूप से दूसरे अभिकारक का चयन करते हैं। इस प्रकार से अपक्रियाशीलता रिएक्टिविटी है और वर्णनात्मकता है, इसको हम सिलेक्टिविटी बोलते हैं। क्रियाशीलता एक अलग चीज़ है और सिलेक्टिविटी है वो अलग चीज़ है। जैसे एल्केनों की हैलोजन के साथ में जब हम अपक्रिया हमने देखी है, अभी उसकी मैकेनिज़्म भी देखी है क्लोरीनेशन के संदर्भ में, तो हमने ये देखा था, वहाँ पर मैंने बताया भी था कि हैलोजनों की जो क्रियाशीलता है वो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इस प्रकार से हैलोजनों की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो क्रमशः फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, अर्थात फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील और आयोडीन है ये न्यूनतम क्रियाशील होती है। उसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन का क्रियाशीलता देखें एल्केनों में, ये भी मैंने बताया था, तो टर्सरी हाइड्रोजन का विस्थापन है सर्वाधिक सुगमता से होता है, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन का और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन का। अर्थात हाइड्रोजनों की क्रियाशीलता इस अपक्रिया में क्रमशः तृतीयक हाइड्रोजन, फिर द्वितीयक हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन है। अर्थात टर्सरी हाइड्रोजन है वो सर्वाधिक क्रियाशील है विस्थापन की इस अपक्रिया में, और जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो न्यूनतम क्रियाशील है इस विस्थापन की अपक्रिया में। तो ये जो क्रम है ये हम देखते हैं। यहाँ पर तो हमने क्रियाशीलता को देख लिया, अब हम वर्णनात्मकता को देखें तो वर्णनात्मकता में हम देखेंगे कि अगर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है तो फिर इसकी वर्णनात्मकता क्या है, और आयोडीन सबसे कम क्रियाशील है तो इसकी वर्णनात्मकता क्या है। आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे विस्तार से। वास्तव में ये देखा जाता है कि जो सर्वाधिक क्रियाशील अभिकारक होता है उसकी वर्णनात्मकता है वो न्यूनतम होती है, और जो न्यूनतम क्रियाशील अभिकारक होता है उसकी वर्णनात्मकता है वो अधिकतम होती है। इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से, जैसे अगर हम कभी इन जनरल बात करते हैं कि हमारे लिए बहुत तेज़ भूख लग रही है, अर्थात खाने के प्रति हमारी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, हम बहुत तीव्रता से हम जो है भूख का अनुभव कर रहे हैं, उस समय हमारी जो वर्णनात्मकता है खाने को सिलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो न्यूनतम हो जाती है। अर्थात हमारे लिए जो भी भोजन परोसा जाता है हम उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जब हमारी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है भोजन के प्रति, हमारी भूख बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी जो वर्णनात्मकता है वो बहुत कम होती है। इसी प्रकार से हम दूसरा केस देखें, यदि हमारी क्रियाशीलता बहुत कम है, अर्थात हमें भूख बहुत कम लगी हुई है, तो उस समय हम भोजन की थाली में केवल वही चीज़ें हम ग्रहण करना पसंद करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं। अर्थात अगर हमारे लिए बहुत कम भूख लगी है तो हमारी जो सिलेक्टिविटी है या वर्णनात्मकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकार से अपक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता का एक ये जनरल एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि चूँकि हैलोजिनेशन की इस अपक्रिया में फ्लोरीन की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी वर्णनात्मकता है वो सबसे कम है, अर्थात सिलेक्टिविटी है वो सबसे कम है। दूसरी ओर आयोडीन की जो क्रियाशीलता है वो सबसे कम है, या ब्रोमीन की क्रियाशीलता भी कम है, तो इनकी वर्णनात्मक जो प्रवृत्ति है अर्थात सिलेक्ट करने की प्रवृत्ति है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन में वो अलग अलग हो जाती है, अर्थात इनकी सिलेक्ट करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकार से हम जो है अपक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं।
और अब हम देखते हैं कि जो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें अपक्रिया ऊष्मा है, सक्रियण ऊर्जा, संक्रमण अवस्था, अपक्रिया मध्यवर्ती इत्यादि को भी समझना पड़ेगा। तो इसमें क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं अपक्रिया ऊष्मा को, या रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को हम सबसे पहले इसमें विजुलाइज करते हैं कि अपक्रिया ऊष्मा से हमारा क्या तात्पर्य है। इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लें, हैलोजनों की एल्केनों के प्रति क्रियाशीलता आपेक्षिक क्रियाशीलता होती है, ये मैंने बताया है। अपक्रिया ऊष्मा, सक्रियण ऊर्जा, संक्रमण अवस्था, अपक्रिया मध्यवर्ती इत्यादि को हम जो है यहाँ पर है वो देखते हैं। हैलोजनों की एल्केनों के प्रति आपेक्षिक क्रियाशीलता होती है, अतः अपक्रिया ऊष्मा, सक्रियण ऊर्जा, संक्रमण अवस्था, अपक्रिया मध्यवर्ती इत्यादि के क्रम में इस आपेक्षिक क्रियाशीलता को समझना आवश्यक है जो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपक्रिया ऊष्मा। अपक्रिया ऊष्मा क्या होती है? अभिकारकों के प्रति मोल द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा की वह मात्रा ताकि वह उत्पाद बना सकें, अपक्रिया ऊष्मा कहलाती है। तो अपक्रिया ऊष्मा क्या है? अभिकारकों के प्रति मोल। अब जैसे किसी अपक्रिया में दो प्रकार के अभिकारक हैं, तो उनके प्रति मोल के द्वारा, अभिकारकों के प्रति मोल के द्वारा है कितनी ऊष्मा है वो अवशोषित की जाएगी ताकि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। तो ये जो मात्रा है ये अपक्रिया ऊष्मा कहलाती है ना। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम समझें, मेथेन है, मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बंध का विदलन होता है और क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो क्लोरीन क्लोरीन के बंध का विदलन होता है। तो इस प्रकार से दो तरह के बंध विदलन हो रहे हैं। मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का बंध विदलन हो रहा है। हम जानते हैं बंध विदलन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और बंध निर्माण में ऊष्मा मुक्त होती है। तो अभी हम रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बंध का विदलन होना है, इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, और क्लोरीन क्लोरीन के बंध का विदलन होना है, इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। कार्बन हाइड्रोजन के बंध विदलन के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि क्लोरीन क्लोरीन बंध विदलन के लिए 58 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ उत्पाद है। उत्पाद में क्या हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन बंध विदलन हो गया, तो अब नया बंध बनेगा कार्बन और क्लोरीन के मध्य है, और एक नया बंध बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य है। तो यहाँ पर है बंध विदलन के लिए हमने देखा है 104 किलो कैलोरी प्रति मोल और 58 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा की क्रमशः आवश्यकता है, जबकि बंध निर्माण में 84 किलो कैलोरी प्रति मोल और 103 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो दी जाने वाली ऊष्मा अर्थात बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ी? 104 प्लस 58 दैट इज 162 किलो कैलोरी पर मोल, और हमें प्राप्त हुई ऊष्मा 84 प्लस 103 अर्थात 187 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमें प्राप्त होने वाली ऊष्मा है 187 किलो कैलोरी पर मोल और दी जाने वाली ऊष्मा है 162 किलो कैलोरी प्रति मोल। अर्थात कुल अभिक्रिया ऊष्मा क्या होगी? प्राप्त ऊष्मा जो होती है उसको हम माइनस साइन से व्यक्त करते हैं और दी जाने वाली ऊष्मा को प्लस साइन से व्यक्त करते हैं। तो प्राप्त ऊष्मा माइनस 187 और दी जाने वाली ऊष्मा 162। तो टोटल हमारे लिए जो नेट प्राप्त हुआ वो 25 किलो कैलोरी प्रति मोल है, वो हमें प्राप्त हो गया। अर्थात 25 किलो कैलोरी प्रति मोल माइनस में हमें प्राप्त हुआ है। अतः उक्त अपक्रिया की ऊष्मा माइनस 25 किलो कैलोरी प्रति मोल है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो यहाँ पर है 25 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है, ये हमारे लिए प्राप्त हो रही है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रक्रम है या एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को लिए यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है, जहाँ पर भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी अर्थात नेट ऊष्मा प्राप्त हो रही होगी तो उसको हम माइनस साइन से व्यक्त करेंगे, और जहाँ पर हमारे लिए ऊष्मा है वो अगर हमारी कंज्यूम होगी या खर्च होगी तो उसे हम प्लस साइन से व्यक्त करेंगे। इस प्रकार से अपक्रिया की ऊष्मा माइनस 25 किलो कैलोरी प्रति मोल है। ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम को शो करता है। फिर से हम यहाँ पर देख लें,
तो इस अपक्रिया की जो ऊष्मा है वो कहलाएगी -25 किलो कैलोरी प्रति मोल है, अर्थात ये एक एक्सोथर्मिक। तो अपक्रिया ऊष्मा से हमें क्या पता पड़ता है कि कोई एक पर्टिकुलर अपक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर वो एक्सोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी होगी तो उसमें ऊष्मा है कि निश्चित मात्रा हमें प्राप्त होगी, और अगर एंडोथर्मिक होगी तो उसमें हमें ऊष्मा है वो देनी पड़ेगी, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में है वो प्लस साइन से व्यक्त की जाती है ऊष्मा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? अब देखिए किसी भी अपक्रिया के लिए अभी हमने देखा है अपक्रिया ऊष्मा को देखा है ना। अब हम देखेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है? प्रायः यह देखा गया है कि दो अभिकारकों के मध्य तभी अपक्रिया संपन्न होती है जबकि निश्चित मात्रा की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और कहीं कहीं पर स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है। तो एनर्जी का ये ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और अपक्रिया में दो अभिकारकों के मध्य या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य तभी कोई अपक्रिया संपन्न होगी जबकि जो अभिकारक हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये देखा गया है कि दो अभिकारकों के मध्य तभी अपक्रिया संपन्न होती है जबकि निश्चित मात्रा की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अतः किसी अपक्रिया को संपन्न कराने हेतु अभिकारकों को एक निश्चित ऊर्जा अवरोधक को पार करना आवश्यक होता है। एक निश्चित ऊर्जा अवरोधक को पार करना है वो आवश्यक होता है। ये ऊर्जा अवरोधक ही सक्रियण ऊर्जा कहलाते हैं। ये ऊर्जा अवरोधक हैं, ये सक्रियण ऊर्जा कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है कि दो अभिकारकों के मध्य देखा हमने अभी कि पहले बंध का विदलन होगा, फिर नए बंधों का निर्माण होगा। तो बंध विदलन और बंध निर्माण का ये जो प्रोसेस है ये तभी सिंक्रोनाइज होता है, इसके बीच में तभी जो तारतम्य है वो स्थापित होता है जबकि अभिकारक के अणु हैं वो एक निश्चित ऊर्जा अवरोधक को पार कर लेते हैं। जब तक वो ऊर्जा अवरोधक को पार नहीं करेंगे अभिकारकों के बंध का विदलन नहीं होगा और नए बंधों का निर्माण नहीं होगा। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स हैं, अर्थात बॉन्ड का तभी जो है विदलन होगा और तभी फॉर्मेशन एक साथ होगा जबकि वो एक निश्चित ऊर्जा अवरोधक को पार कर लेते हैं। ऊर्जा अवरोधक को हम ये इस प्रकार से जो है अर्थात अभिकारकों के पास में कम से कम उतनी ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वो उस ऊर्जा अवरोधक को पार कर सकें, जिसको हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। एनर्जी बैरियर को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोज करिए एक हम मैदान में जो है खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ नदी बह रही है, तो हमें नदी पानी लाने के लिए मैदान से नदी तक जाना होगा, लेकिन नदी तक जाने के लिए बीच में क्या है, एक पहाड़ी है। तो हमें क्या करना होगा कि मैदान से पहले पहाड़ी पर चढ़ना होगा, फिर नीचे की तरफ उतरना होगा, तब हम नदी तक पहुंच पाएंगे। तो जो बीच में जो पहाड़ी है, जो हिल है, वो एक ऊर्जा का अवरोधक है या बैरियर है इन बिटवीन प्लेन अर्थात जो मैदान है और नदी के मध्य में है। तो हमें अगर नदी तक पहुंचना है मैदान से तो हमें उस ऊर्जा अवरोधक को अर्थात उस बैरियर को पार करना होगा, अर्थात पुल को पार करना होगा, तभी हम नदी तक पहुंच पाएंगे। तो इसको जो है ऊर्जा अवरोधक को जो है एनर्जी के टर्म में हम जब व्यक्त करते हैं तो हम उसको सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। दो अभिकारकों के मध्य तभी अपक्रिया संपन्न होती है जबकि निश्चित मात्रा की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, अर्थात किसी अपक्रिया को संपन्न होने हेतु अभिकारकों को एक निश्चित ऊर्जा अवरोध को पार करना आवश्यक है और यही ऊर्जा अवरोधक है, यह सक्रियण ऊर्जा कहलाती है या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। अब हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखें कि मैथेन का जब हम अपक्रिया क्लोरीनेशन का करा रहे हैं तो उसमें जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा जबकि ClCl बंध का विदलन हो गया है और
मेथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन के बंध का विदलन होगा और प्रोडक्ट बनेंगे HCl एंड मिथाइल फ्री रेडिकल है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बंध विदलन के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा की आवश्यकता है, जबकि HCl के फॉर्मेशन पर अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन के बंध के निर्माण पर 103 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है, ये मुक्त होती है। तो डेल्टा H है इस अपक्रिया का जो ऊष्मा है वो 104 माइनस 103 हुई, अर्थात 1 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है, ये जो है इसमें अवशोषित हो रही है। अर्थात अपक्रिया की जो ऊष्मा है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अर्थात 1 किलो कैलोरी प्रति मोल के अवशोषण के साथ में ये अपक्रिया है वो संपन्न हो रही है। लेकिन इस अपक्रिया के लिए ये इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई 1 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है तो हमें कोई भी इसमें ऊर्जा बाहर से देनी नहीं पड़ेगी। इनिशियली हमें सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ती है इस अपक्रिया के लिए, जिसका मान 4 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो 4 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी।